बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी वीकेंड पे एनर्जी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे बताते हैं छुट्टी होती है, लेकिन स्टिल ये वैसे भी आज मैं थोड़ी फ्रेश आई हूँ। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन स्टिल आई होप कि आप सब भी सुबह सुबह फ्रेश हो और आप अच्छे तरीके से ना अपना पूरा दिन गुजार सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी लाहौर के वेदर पे और फिर स्मॉग पे। आज तो भाई तबाही हुई हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, और वो 360 है जी लाहौर का। आपको पता है कि लाहौर के अंदर जो पॉल्यूशन है स्मॉग की शक्ल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस वेदर में, जब वेदर चेंज हो रहा होता है ओवरऑल शहरों में भी। लेकिन क्योंकि लाहौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इस वजह से भी हम ऑन एंड ऑफ इसकी क्वालिटी इंडेक्स में जो भी ऊपर नीचे होती थी, आज 360 है जी। तो लिहाजा 368 है, अच्छा सॉरी, मैं प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी 368 है। सो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है, पॉल्यूशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है, स्मॉग आपको मिलेगी। वैसे तो कोविड ने हम सबको मास्क पहनने की काफ़ी हद तक आदत डाल दी है। ऐसे वेदर में कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, लेकिन अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ जी कुछ मुल्क में सियासी दर्जा हरारत भी बहुत गर्म है और आज से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस पर भी हमने बात करनी है। फिर जो लॉन्ग मार्च है उस पर हम बात करेंगे। आज 11 बजे की कॉल है लिबर्टी चौक पर कि यहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जीटी रोड से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेगा। उसके साथ साथ जी कल रात को भी लिबर्टी के अंदर काफ़ी हैपनिंग रही। इमरान खान साहब आए, कुछ उन्होंने तैयारियाँ देखी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारा, जिस पर मैं बहुत अपसेट हूँ, वो है क्रिकेट। हमारी ज़िंदगी में एक क्रिकेट वाहिद एंटरटेनमेंट थी जो मुझे लगता है कि हम अपना जो दिमाग है तमाम चीज़ों से हटा के क्रिकेट से जो कहते हैं ना दिल को बहलाते थे। लेकिन पहला मैच जी हम इंडिया से हारे और अब हम दूसरा मैच जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं। पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में जी खेले गए मैच में जो जिम्बाब्वे है उसने कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, फिर कहा कि कोशिश होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा टारगेट सेट करे। ताहम उनकी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर जो है 130 रन स्कोर कर सकी है। बड़ा टारगेट तो सेट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अच्छा खासा अपसेट किया है और पाकिस्तान को 1 रन से उन्होंने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की। बाबर आजम 9 गेंदें खेलने के बाद महज 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए। फिर 23 के मजमूई स्कोर पर जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, उनके हवाले से बता दें तो 14 रन बनाकर वो पवेलियन लौट के बाद 36 रन पर इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। फिर शान मसूद आए, शादाब खान आए और एक बहुतात बैटिंग करते हुए स्कोर को 88 तक पहुंचाया। शादाब ने 17 रन बनाए और वो आउट हो गए। फिर हैदर अली जो आए, फिर वो कोई रन नहीं बना सके। शान मसूद 94 के मजमूई स्कोर पर 44 रन की जो इनिंग्स है उसमें वो खेलकर पवेलियन लौट गए। यूं पाकिस्तान 6 विकेटों का नुकसान उसको हुआ और आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर जब पाकिस्तान को 2 गेंदों पर 3 रन दरकार थे तो मोहम्मद नवाज ने बाउंड्री लगाने के चक्कर में ऊंचा शॉट खेला और 22 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जी 3 रन दरकार थे। शाहीन अफरीदी दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। यूं पाकिस्तान हार गया। इस सारी राम कहानी का पर्पस ये था कि पाकिस्तान हार गया, और ये क्यों हारा इस पे एक बहुत सारा सवाल है, क्योंकि जिस पैटर्न से हम इंडिया से हारे थे हमने अच्छा डिफेंड किया, लेकिन सारी चीज़ें हुई एट द एंड वही हुआ जिसका डर था। और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये जो हम जिन टीम्स को बहुत लाइट लेते थे, अब पाकिस्तान अगर उनसे भी हारा है तो ये एक लम्हा फिक्री हम सबके लिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान हारा तो सही, लेकिन अब कुछ ट्रोलिंग भी शुरू हो गई और जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रोलिंग कर दी। उन्होंने कहा जी अगली बार असल वाला मिस्टर बीन भेजिएगा पाकिस्तान। ये कुछ इसका बैकग्राउंड ये कि कुछ पहले एक तकरीब हुई थी जिसमें 2016 में पाकिस्तान की जानिब से असल मिस्टर बीन की जानिब तब मिस्टर बीन पाकिस्तान कोई उनका वर्जन था वो भेजा गया, जिस पर बड़े जिम्बाब्वेन्स नाराज हुए थे और कल सोशल मीडिया पहले कि हम वो हिसाब चुकता करेंगे। और चुकता करने के बाद जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा असली मिस्टर बीन भेजें, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला आपकी टीम ने, लेकिन पाकिस्तान खुशी से बाउंस बैक करता है। हम अच्छा क्रिकेट का स्पिरिट रखते हैं और हम बाउंस बैक
बैक करेंगे। तो ये अच्छा ट्वीट था। ओए हो मेरा पेन गिर गया, सॉरी। अच्छा जी, मैं बहुत अफसोस और जज्बाती चल रही हूँ आज के मैच पे, लेकिन स्टिल कल के मैच पे हम इस पे लंबा सा तज्जिया लेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब वेरी गुड मॉर्निंग। आप पर्थ में मौजूद हैं, हम लाहौर में डिसअपॉइंटेड है। आपने तो फिर ये सारा आंखों देखा हाल है आपका, आप तो और भी डिसअपॉइंटेड होंगे। जिम्बाब्वे से ही हार गए हम। बिल्कुल, जिस तरह पूरी कौम मायूस है, मैं भी ज़ाहिर इसी कौम का हिस्सा हूँ, मैं भी मायूस हूँ। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि जिम्बाब्वे से हार जाएंगे। चले इंडिया का तो ध्यान में आ रहा था कि भाई 50-50 चांस है। कल तो हम लोग के हम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत ही मायूस कुन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। और जिम्बाब्वे टीम क्योंकि इतना बड़ा स्कोर भी नहीं बनाया। आपने हेडलाइन देखी होगी, मैंने ये दी कि रन्स का जो छोटा सा हदफ था उसको भी माउंट एवरेस्ट बना दिया पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर गिर भी गए, पहुंच भी नहीं सके। देखिए, इसमें हम सिर्फ कल के मैच को नहीं, अगर हम देखें ना, शुरू से ही मसले चले आ रहे हैं। जैसे आपके साथ भी कई बार मैंने ये चीज डिस्कस की कि हमारी टीम सिलेक्शन जो ठीक नहीं थी, और यही मसला हमारे पास आया। ठीक है, हैदर अली भी आउट ऑफ फॉर्म, आसिफ भी आउट ऑफ फॉर्म, खुशदिल भी आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन अगर हम इनको खिलाएं तो हमारे पास कोई था ही नहीं। फखर जमान इंजर्ड, शाहीन आफरीदी हाफ फिट, इनको अगर बाहर करे तो किसको खिलाएं? मतलब स्क्वाड ना अच्छा मुंतखब ही नहीं हुआ, ऑप्शंस ही नहीं थे। फिर हमारी जोड़ी नंबर 1 रिजवान और बाबर, जब जरूरत हुई, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट, विराट कोहली को आप देख लें, यहाँ पर वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। 2 मैचेस 250। हमारे बाबर आजम जो है दोनों मैचों में वो फ्लॉप रहे। उनकी जो कैप्टनसी थी उससे भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। रिजवान का सबने पकड़ लिया कि यार इसको लेग स्टंप पे गेंदें नहीं करनी तो ये आउट हो जाएगा, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमारा तो 90% एनएसआर ही अपनी जोड़ी नंबर 1 पर था, लेकिन वही जब परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर जाहिर है टीम पे प्रेशर पड़ा। मिडिल ऑर्डर पे तो शुरू से ही शोर मच रहा था कि मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है नहीं। तो यही सारी चीजें, बहुत ज्यादा क्राउड कल था नहीं, 61,000 की उधर गुंजाइश थी, और मेरे ख्याल है बमुश्किल 2-3 हजार लोग होंगे। फिर भी जब मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा कि लोग काफी मायूस थे, और बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंचेगी। और बल्कि एक साहब तो मजाक में यही कह रहे थे कि नीदरलैंड की गाड़ी जो है मैच से पहले वो पंचर कर दो, इंडिया की खिलाड़ियों को अगर बीमार हो जाए, ऐसा हो जाए, तो उस तरह करके पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ सकता है। सलीम खालिक साहब, ये जो आपने भी बात की ना, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं हार जीत में, जब जीतते हैं तो सपोर्ट भी करते हैं। इनफैक्ट हार में भी हम बहुत दफा सपोर्ट करते हैं। इंडिया के मैच के बाद वी वर वेरी होपफुल कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, बाउंस बैक करेगा, और हमने क्रिटिसाइज भी इतना ज्यादा नहीं किया, यही कहा कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने इंडिया के खिलाफ। बट स्टिल उस मैच के अंदर भी वही लापरवाहियां थी, वही गलतियां थी जो इस मैच के अंदर थी। और जिम्बाब्वे की टीम को हम क्यों, या हमने बहुत लाइट लिया हुआ था, या हमारा दिन नहीं था, क्या रीजन आपको लगती है? बाबर पे जिम्मेदारी ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं, पिछले मैच में भी इस मैच में भी बाबर नहीं उस तरह से कर पाए। हर कोई क्रिटिसाइज तो जाहिर है इनको फेस करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म बिल्कुल करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म फेस, क्योंकि देखें, एक होता है कि चलो बहुत बड़ी टीम है इंडिया से, जैसे आपने कहा इंडिया से हारे, एक अच्छी टीम थी, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद नहीं की, क्योंकि मैच भी बहुत क्लोज हुआ था, आखिरी बॉल तक गया था। लेकिन जिम्बाब्वे, आप बोले जिम्बाब्वे की टीम से हार जाना, और वो भी जब आप 131 रन चेस कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस है। और इसका तो बिल्कुल इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो उठे और आगे आके अच्छा परफॉर्म करे। खैर, नीदरलैंड्स को बांग्लादेश से शायद जीत जाए, साउथ अफ्रीका से बहुत मुश्किल है। बाबर का जैसे हमने पहले जिक्र किया कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर इन्हिसार हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर बाबर और रिजवान आउट हो गए थे तो स्कोर इतना ज्यादा नहीं था। इसको चेस करना चाहिए था। लेकिन वेरी फर्स्ट बॉल हैदर अली आउट, शान मसूद जब अच्छा सेट हो गए थे तो वाइड बॉल पे स्टंप हो गए वो। तो इफ्तिखार जो है पिछले मैच में अच्छा खेले थे इंडिया के खिलाफ, इस मैच में वो भी नहीं कर पाए। तो मतलब एक समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के जहन में क्या है, क्या उनको परेशानी है। और हमें खतरा था कि
अच्छा परफॉर्म जो है वो बड़े मैचों में नहीं करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ही हो गया, बिल्कुल ही आउट हो गया। खतरा था, वो बॉलिंग में विकेट लेके बताया। अच्छा सलीम साहब, अब ये जो बात है ना, जिस तरह हम आपने खुद भी कहा, ये अब सारी बातें फिर बहुत इनिशियली सिस्टम पे चली जाती हैं कि सिलेक्शन होना, टीम को ऑर्गेनाइज करना। अब वो कल हम ट्विटर में मुख्तलिफ तज्जिया भी सुन रही थी, मैच उस तरह से मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। और जो शोएब अख्तर ने बात की थी कि पाकिस्तान, उन्हें डर था कि सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचेगा। ऑब्वियसली क्रिकेट जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं या जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको इस बात का आइडिया था कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या जी सिलेक्टर्स को आइडिया नहीं था कि हम जिस टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें इतना पोटेंशियल है या नहीं? पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा किया आपने कि कल पूरा मैच नहीं देखा, वरना बड़ा अपसेट होती है। आप थोड़ा थोड़ा करके देखा वो ठीक था। नहीं, मैंने बाद में बैठ के हाइलाइट्स देखी क्योंकि मुझे सुबह बात करनी थी, वो मैं मिस कर गई थोड़ा सा, लेकिन मुझे वाकई आपने सही कहा, मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ कि मैंने मिस क्यों किया। लाइव में ज्यादा अफसोस होता है। तो देखिए बात ये कि सिलेक्शन पे ना सिर्फ ये साबिक क्रिकेटर्स, बाकी दूसरे लोग भी बात कर रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ तनकीद की, बहुत ज्यादा की, लेकिन जब इवेंट शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये कहा था कि बस अब इवेंट शुरू हो गया, अब हमें इसी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो क्रिकेट में लोग मौजूद हैं, परसों से जो लोग मौजूद हैं, उनको आइडिया होता है कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है और वो क्या परफॉर्म करेगी। लेकिन होता ये है कि जब कोई हम लोग कोई साबिक क्रिकेटर जैसे शोएब अख्तर कोई सीधी बात करे, सही बात करे, तो फिर नेगेटिविटी का ताना मिल जाता है कि यार इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि टीम अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल। इस स्क्वाड को जब से सेलेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है रमीज राजा, वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, और मोहम्मद वसीम साहब जो हैं वो भी बिल्कुल जो कहते हैं वो मान लेते हैं। उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी किसी के कुछ भी कहने पर। हालांकि एक पाकिस्तान के पास ऑप्शन था स्क्वाड में चेंज करने का, नहीं किया। कौन जवाब देगा कि आप एक इंजर्ड प्लेयर फखर जमान को क्यों कैरी करते रहे? अगर वो नहीं होते, उनकी जगह कोई फिट प्लेयर होता, कोई फिट बैटर होता, आप उसको रिप्लेस कर देते आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से, लेकिन नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी, पूरी दुनिया कह रही है कि वो मुकम्मल फिट नहीं लग रहा है। आपने कल भी देखा होगा कि उनकी बॉलिंग स्पीड कितनी कम थी, लेकिन हमें खिलाना है। अगर शाहीन फिट होते तो वो जो आखिरी बॉल थी उस पर 2 रन बना सकते थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं भाग पाए जिस तरह से उनको भागना चाहिए था। तो बहुत सारे सवाल हैं, इंतजार करते हैं एक मौजूदे का कि 3 मैच बाकी हैं और उनकी मैचों को पाकिस्तान। लेकिन सलीम साहब, ये जवाब कौन देगा? अब तो सब बरी जिम्मा हो जाएंगे इस चीज से। अब आप भी जानते हैं कि हमारी जो नेशन है वो बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है। हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मतलब बड़े इवेंट्स के ऊपर। और जब ये सीरीज खेल रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड यही चीज होती है कि जब वर्ल्ड कप जैसे, T20 वर्ल्ड कप जैसे, एशिया कप जैसे बड़े इवेंट्स आएंगे तो हमारी टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो ये इवेंट्स जीत सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जब बड़े इवेंट्स के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ती है आम लोगों की भी, तब इस तरह के मामला होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम सवाल उठाते हैं कि भाई इतने हम पीसीबी इन पे खर्चे करता है, इनको अकोमोडेट करता है, उसके बावजूद ये परफॉर्म ना करें तो फिर तो ये ज्यादती वाली बात है। डेफिनेटली, लेकिन सही लोग भी तो सेलेक्ट करें। हाँ। और उसके बाद जो पीसीबी है वो बड़ी जमा थोड़ी हो सकता है। पीसीबी ने तो सारा कुछ किया है, पीसीबी के ऊपर ही सारा ब्लेम आएगा। लेकिन होता ये है कि जब जीतते हैं सबकी ट्वीट्स आ जाती हैं, वीडियोस जारी की जाती हैं, हारते हैं तो अब सब छुप गए हैं। ये लोग समझते हैं हम लोगों को बेवकूफ, हम लोग मतलब पाकिस्तानी कौम। मैंने खुद इन लोगों के मुंह से सुना है, नॉट मौजूदा क्रिकेट बोर्ड पहले, कि यार ये हारे हैं ना, अभी चुप करके छुप जाओ, बस 10-15 दिन कोई बात ही नहीं करो, ये कौम जो है फिर कोई इसको दूसरा मशगला मिल जाएगा। सही साहब, उनको इस कौम की नब्ज का पता है ना कि यही होता है, 10 मैच हारो 1 जीतो, बस ठीक है, सब नॉर्मल है। हम लोग बहुत जल्दी सर पे चढ़ा देते हैं ना, हम लोग एकदम से ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर उसके बारे में कोई बात सुनना नहीं पसंद करते। बाबर आजम है, बाबर आजम को हमने इतना ज्यादा मोहब्बत दी, बिल्कुल वो उसके हकदार हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो ये जरूरी थोड़ी है कि उससे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां होगी तो तनकीद भी होगी, लेकिन आप बाबर पे तनकीद करते हैं, आपके ऊपर ही क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम लोगों को ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गलती कर रहा है
उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है। आप हम सब में कोई ना कोई चीज होती है। सलीम साहब चलिए, अब मैचेस की सूरत हाल तो हमारे सामने है, कोई खातिर खा चांसेस नहीं है मेरे ख्याल से। अब हम लॉन्ग मार्च पे फोकस करें अपने तमाम तर चीजों का। हाँ, आप बिल्कुल लॉन्ग मार्च पर फोकस करें, और अब मेरा ख्याल है कौम को भी दूसरा मशगला मिल जाएगा, वो इधर ही लग जाएंगे। क्योंकि प्लेयर्स जो हैं उनकी तो बॉडी लैंग्वेज अब बिल्कुल ही नीचे आ चुकी है। और इतना मैच जो कल हारे, कल तो बीसीबी ने कोई वीडियो भी जारी नहीं की, वरना तो यूजुअली हर मैच पिक्चर आ जाती है, हाँ वीडियो आ जाती है। बाबर आजम कहते हैं गिरना नहीं है तुम्हें, तुम मेरे मेन प्लेयर नवाज। कल नवाज ने भी उनके मेन प्लेयर होने पे कुछ कर दिया ना उल्टा काम, वो जिस तरह से लास्ट मैच में मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ जी कल पाकिस्तान मैच हारा, और कुछ अच्छे तरीके से नहीं हारा। उस पर क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होती है, ना हमें शौक होता है क्रिटिसिज्म करने का, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हमारी टीम है, हम इस पे सपोर्ट भी करेंगे, इनकी दुआ भी करेंगे कि अच्छा खेले। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के अंदर पूरी कौम की नजरें होती हैं, पूरी कौम के इमोशंस जुड़े होते हैं कि बड़ा मैच है। ऑब्वियसली प्लेयर्स तो अपनी एफर्ट डालते हैं, लेकिन कौम का भी एक होता है इमोशनल अटैचमेंट। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के अंदर, इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर कुछ हमें खास अब उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन स्टिल जी होप फॉर द बेस्ट, आइंदा आने वाले मैचेस अच्छे हों, इसी बात के दुआ के साथ हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तो मुल्क की सियासत फैसला मोड़ पर पहुंच गई है, ऐसा लग रहा है। अहम और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सियासी दर्जा हरारत हमें हाई होता नजर आ रहा है। एक हिजानी कैफियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज से इमरान खान साहब का जी लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। पीटीआई रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं, खिलाड़ी मुतहरिक हो चुके हैं। आज थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च जो है लिबर्टी मार्केट लाहौर से शुरू होगा, जो जीटी रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब ने एक मानी खेज पैगाम बल्कि जारी किया। वो कहते हैं कि जो हकीकी आज़ादी के तहरीक का मकसद सियासी फायदा हासिल करना या हुकूमत गिराना नहीं है, मकसद ये है कि फैसले बैरून मुल्क नहीं मुल्क के अंदर होने चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि ये तहरीक चोरों और डाकुओं के खिलाफ है। इसके साथ साथ कल की बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे तो फौज से मुतल्लिक बढ़ती तनकीद और इल्जाम तराशी के खिलाफ DGISPR ने खामोशी तोड़ दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम साहब मीडिया पर आए। DGISI ने जनरल जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंजर पर आम पर आने की उन्होंने वजह बताई, और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसके हवाले से जुड़े हालात वाक़यात को अवामी तो अवाम को तफसीली तौर पर आगाह किया। जो इदारे के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है, प्रोपेगेंडा है, इसको मुस्तरद किया, और जो पसे पर्दा होने वाली अहम मामलात हैं उससे भी पर्दा उठाया। साइफर और रजीम चेंज से मुतल्लिक सियासी जमात के बयानी को झूठ पर मबनी करार दिया और बताया कि मुल्क और इदारों के वसी तर मफाद में फौज ने खुद को आईनी किरदार तक महदूद कर लिया है, और अब वो सियासत से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। लेकिन सियासत में जो अदम इस्तेकाम है या जो कह लें अदम मुदाखलत है, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके पर काम ना करने वाले और इदारे को मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार और जानवर जैसे अलकाब दिए जा रहे हैं, जो किसी सूरत भी इन इदारों के लिए, फौज के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो आज लॉन्ग मार्च को हम डिस्कस करते हैं, देन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब भी आते हैं। लॉन्ग मार्च आज से स्टार्ट होने वाला है। इमरान खान साहब ने आज 11 बजे की कॉल दी है लिबर्टी में, जिसके बाद इस्लामाबाद लेके जाएंगे। इस पे सबसे पहले आपका कॉमेंट चाहिए होगा, आपको क्या लग रहा है कि लॉन्ग मार्च जो जिसका उन्होंने कल पर्पस भी बताया कि इसका मकसद क्या है, उस हवाले से अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए, जो मकसद बताया इमरान खान साहब ने तो कोई नई बात तो नहीं है। वो जब से सियासत में उन्होंने होश संभाला है, वो उनका एंटी करप्शन का एजेंडा है। बल्कि 1997 में जब उन्होंने शुरू की थी अपनी तहरीक, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरा एंटी करप्शन एजेंडा है। आज भी वही बात कर रहे हैं, और मालूम नहीं अब किस कदर लोग उनके साथ शामिल होते हैं। उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, 50-55 जलसे भी किए हैं और मुसलसल
अपने वीडियो पैगामात भी दे रहे हैं। अब इस पर दारोमदार हो गए समर पे के लोग उनके साथ कितने आते हैं और किस हद तक ये अपना धरना, अगर उन्होंने धरना देने का फैसला किया तो धरना दे पाते हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल बज़ाहिर बना दिए गए हैं। जहाँ तक सरकारी कोशिशों का ताल्लुक है, वो आपने देख लिया गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसके बाद जिस तरह एक के बाद एक वफाकी वज़रा की एक लाइन लग गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंडोर्समेंट के लिए, जो उसमें कहा गया, तो चूंकि शायद इन्होंने अपना फर्ज समझा कि जो कुछ कहा गया है अपारा और GHQ के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से, तो उसकी एंडोर्समेंट की जाए, मतलब उनकी उसकी हिमायत की जाए। तो उस लिहाज से एक घेरा तंग करते हुए नजर आ रहे हैं हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। मुल्क की तारीख में अगर बात करें तो पहली मरतबा DGISI की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस हवाले से उनको ज्वाइन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबकी नज़रें थी, बड़े सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। कुछ बहुत ही ऐसी स्टेटमेंट्स आई, कुछ पॉलिटिकल जो मामलात थे उनको भी उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत से दूर रखने की कोशिश की है उन्होंने, और ये उनका जो क्लिनिक फोटे है जिसपे फ़ौज कायम है। लेकिन हर बात में फौज को घसीटना, मीर जाफर कहना, मीर सादिक कहना, गद्दार कहना, जानवर देना, ये किसी सूरत भी इदारे के लिए काबिल कबूल नहीं है। कल की ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? वो मेरा ख्याल है जो जानवर का जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जिक्र किया वो गलत है। उन्होंने कभी किसी को मेरा ख्याल है जानवर तो नहीं कहा इमरान खान ने। उसने सिर्फ ये कहा था कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। लेकिन वैसे थे मजमूई कोई बहुत ज़्यादा हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, पता नहीं फिर कल आपके यहाँ प्रोग्राम भी हो ना हो। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक अफसोसनाक पहलू ये था कि पहली मरतबा DGISI ने आके वो बातें की जो कि हम आमतौर पर सियासतदानों से सुनते हैं, और दिस लेफ्ट अ बैड टेस्ट। यानी वो जो उनका मर्तबा है, जो मकाम है, हमने कभी MI6 के या CIA के सरबराहान से या रॉ के सरबराह से को पब्लिक में ये बातें कहते नहीं सुना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इनको कुछ इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ है या घबराए हुए मालूम हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जरूरी समझा कि आके वो बातें भी कहें जो इनको नहीं कहनी चाहिए थी, जो लॉजिकल भी नहीं है। मसलन जब वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं, बाद में सिपह सालार को मीर जाफर भी कहते हैं, तो वो बड़ी नामुनासिब सी बात थी। यानी अगर पाकिस्तान का सदर जो कि कमांडर इन चीफ है अफवाज का, वो अगर कहता है तमाम लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि हमने मुलाकात करनी, आपको मालूम है 1 महीना हो गया है सदर पाकिस्तान कोशिशें कर रहे थे, और उसमें जाहिर है अगर वो कोशिशें करेंगे तो मुलाकातें भी होगी। लेकिन ये कहना कि रात के अंधेरे में, बड़ा बिल्कुल एक सियासी अंदाज़े गुफ्तगू था ये। रात के अंधेरे में तो भाई तो आपने जो हल्फ उठाया हुआ है तो उसके मुताबिक रात के अंधेरे में आप मुलाकातें ना करते। यानी ये इस किस्म की बातें हैं जो पब्लिक ने नहीं कहनी चाहिए। और फिर उसके अलावा मेरा ख्याल है काफ़ी ऐसी बातें थी जो साइफर के हवाले से भी, तो आपको मालूम है 2 सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद बाकायदा एहतजाजी मरासला अमरीकी सफीर को बुला के उनके हवाले किया गया था। बाकी मामला जो है मुदाखलत या साजिश, उसके ऊपर उसको एक काफ़ी बतंगड़ बना दिया गया। लेकिन इशू ये था कि ऐसे चीज़ें मौजूद थी उस केबल में जिसकी इंटरप्रिटेशन इमरान खान ने एक की और दूसरे लोग जो थे उसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे अंदाज में करते हैं। तो एक अफसोसनाक मेरा ख्याल है पहलू था हमारी सियासत का कल, जब ये इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ये कोशिश की कि हम देखें ना, उसमें बहुत सारे तजादात भी थे। जब वो DGISPR ने ये भी कहा कि गुज़श्ता साल मार्च में सेनेट के इंतखाबात के बाद से हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप हम पे उंगली उठा सकें। यानी वो खुद इस लिहाज से वो मान रहे थे, एतराफ़ कर रहे थे कि हाँ जी उससे पहले हम करते रहे हैं। तो उसमें मुनासिब ये होता है कि इतने बड़े ओहदों पे फाइज जो ऑफिशियल्स हैं
उनको इस तरह पब्लिक में आना ही नहीं तो चाहिए। इम्तियाज गुल साहब, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑब्वियसली अब मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें ये इम्पोर्टेंस की हामिल थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारी बातें आपने खुद भी कहा कि एक इतना मौसर इदारा है, उसके सरबराह ने आके बात की है। अब ऑब्वियसली दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जो कॉल दी हुई है, कल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से ही बात हुई। सो ये आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च पे इम्पैक्ट आएगा और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का इत्सल्फ एक इम्पैक्ट है पब्लिक के ऊपर या ओवरऑल जो हुकूमत है, कोई हो सकता है इसका आउटकम? देखिए, लॉन्ग मार्च के लिए मुश्किलात तो अभी उनमें इजाफा होगा। ये तो बड़ा वाज़ेह पैगाम था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उसमें खास तौर पे फिर ISI के सरबराह ने जो अल्फाज चुने तो वो बाज़-औक़ात ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की डिक्शनरी से लिए गए हैं, जो इमरान खान के बारे में इस्तेमाल होते रहे हैं। तो उसी जब उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए तो वहाँ पे जो तकद्दुस था उस इदारे का, जो न्यूट्रलिटी थी, यानी उसका गैर जानिबदारी का जो तासुर है, वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गया। सही। इसलिए कि जो फितना और झूठ और फसाद के अल्फाज थे, ये तो हमने मरियम सफदर साहिबा के मुंह से सुने हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि तमाम उन लोगों के इमरान मुखालिफ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी कुव्वतें हैं, इदारे हैं, उनका बयानिया अब एक हो गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बयानिया एक होने से मुल्क में इस्तेहकाम आता है नहीं आता, ये भी आइंदा दिनों में पता लगेगा। और इम्तियाज गुल साहब, हम आपसे ऑन एंड ऑफ तज्जिया भी लेते रहेंगे, वक्त की किल्लत थी, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी मच। आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मुल्क की सियासत पर इम्तियाज गुल साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Segment Mind Matters. So over to you guys. थैंक यू वेरी मच। 1919 के अंदर कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई जिसके अंदर वर्क पॉलिसीज़ जो थी या वर्किंग आवर्स की जो पॉलिसी थी वाज वन ऑफ देम। आज हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से हम ये नोटिस करते हैं कि कंपनी से लेकर सोसाइटी से लेकर ऑर्गेनाइजेशंस तक हर इंसान जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक वो पॉलिसी जो कि उस वक्त डिसाइड की गई दैट वाज कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6 to 8 आवर्स होने चाहिए, हफ्ते के अंदर मिनिमम आपके 40 वर्किंग आवर्स होने चाहिए। इसके ऊपर आज तक कोई ज़्यादा बात नहीं करता। रिसेंटली एक किताब लिखी गई बाय टिम फेरिस जिसके अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया कि 4 घंटे का जो वर्किंग आवर है वो एक इंसान की सबसे बेहतरीन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो निखारने में, इन्हांस करने में और उसके अलावा उसको प्रोडक्टिव रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वकार साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने वर्किंग आवर्स क्या हैं? रिलैक्स्ड हैं ठीक है, शुक्र है। और ऑफ कोर्स मीडिया इंडस्ट्री में और इस तरह की जो होता है वहाँ पे अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको उस तरह की आउटपुट निकलती भी नहीं है। जनरली मेरे अपने जहन में ये आता है कि जो इंडस्ट्रियल एज थी, जिस तरह आप 1919 की बात कर रही हैं, तो उस टाइम ठीक है, उस वक्त उन्होंने वर्किंग आवर्स जो भी बनाए थे मैक्सिमम यील्ड या मैक्सिमम प्रोडक्ट अपना आउटपुट लेने के लिए, तो इंडस्ट्री जिस तरह उस वक्त काम कर रही थी, फिर खवातीन भी उसमें आ गई, फिर उनका था कि मैक्सिमम जो है वो काम आउटपुट और चीप लेबर पे आपको मिल सकता हो और सस्ती लेबर हो और मैक्सिमम काम करे। आजकल क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जो कम होने के बजाय मजीद इंक्रीज होता जा रहा है। एक साइड पे वो एक सेटअप्स हैं कंपनीज के जो कि ये चाहते हैं कि हम आपको ये काम दे देते हैं और आप उस काम को जितनी जल्दी आपने करना है या जितनी देर से करना है, हमें ये डेडलाइन है हमारी और उससे पहले हमें इस स्टैंडर्ड का काम चाहिए। लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको लिमिट करती हैं, आपको मॉनिटर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका वर्किंग आवर्स, आपकी जो पेमेंट है या जो आपका पे रोल है वो भी उन घंटों के हिसाब के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं बाद में पहचान में आती हैं। जब आप एज में होते हैं ना, जब टीन एज में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, तो आपको बहुत यानी आप इनसिक्योर होते हैं कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसमें आप जान मारते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि वो आप जितनी जान मार रहे हैं इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं ये क्या होंगे, क्योंकि आपने बैलेंस से आप कहीं और किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए। जिस तरह आप बात कर रही है ना कि वो जो आप एम्प्लॉयर है वो जब आपको 8 घंटे बाउंड करता है या 10 घंटे बाउंड करता है कि और सैलरी जो है एम्प्लॉय को पता है कि मुझे इस चीज़ की मिल रही है कि मैंने सुबह 9 बजे कार्ड इन किया है और मुझे 5 बजे आउट करना है।
तो उसके साथ वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाता है कि जिससे मेरा ख्याल है प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो ये एम्प्लॉयर के हक में ये चीज नहीं जाती, लॉन्गर रन के अंदर उसके हक में नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि वो भी फिर इस तरह की वो चालाकियां सीख जाता है। उसको मालूम होता है कि मैंने टाइम पूरा करना है किसी भी तरह, और टाइम पूरा करके क्योंकि मुझे टाइम की मिल रही है। तो अगर आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी वर्किंग आवर्स का ख्याल रखेंगे, वो घर पे भी ठीक होंगे। जिस तरह एक इंसान है, आम नॉर्मल इंसान है, उसको बहुत सारी, उसने सोशल रिलेशनशिप्स भी रखने हैं, उसको आउटडोर भी जाना है, उसको हो सकता है कि साल में 1-2 वेकेशंस के लिए उसके लिए अच्छा है ना कि वो पूरी इन्वायरमेंट चेंज करे और किसी टूर पे या इस तरह चला जाए। इस तरह की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अगर वो जिस तरह मैं कह रहा था कि एक खास एज होती है 22 साल, 20 साल, 21 साल, उसमें इंसान जान मर रहा होता है, तो तमाम चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। ये कंप्रोमाइजेस बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शक्ल में बरामद हो जाते हैं। एज एन इंडिविजुअल, मैं अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे या 9 घंटे की एक कंटिन्यूस शिफ्ट में हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास कह लें सोने के अलावा आई हैव अ मैक्सिमम ऑफ लेट्स से 3 to 4 आवर्स जो कि टाइम मैं अपने आप को दे सकती हूँ, क्या कोई बेस्ट तरीका है उस टाइम को यूटिलाइज करने का? अच्छा देखिए, पहले बात यह है कि वो जो 3 से 4 घंटे उसके पास रह गए हैं, इस तरह की मिसालें भी ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें भी आपको मिलती हैं जिसमें 3 से 4 घंटे भी नहीं रहते। आपको पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो आपको बताएंगे कि 8 घंटे जो है वो मैक्सिमम आप किसी से काम ले सकते हैं। 12 घंटे भी काम लिया जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी में आप अपने चले जाएं। और दुख की बात यह है उस ओवर टाइम के लिए पे भी नहीं किया जाता। ना सिर्फ पे भी नहीं किया जाता बल्कि लिखवाया भी जाता है कि आपने 8 घंटे काम किया। सो 8 घंटे को लिखवा के 12 घंटे काम करवा के और फिर आपको पे भी 8 घंटे की दी जाती है। तो इस तरह का जो बंदा है जो 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, उसके पास तो सोने के अलावा 3-4 घंटे भी, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसके पास वो भी होंगे, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ट्रैवलिंग भी है, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी के पास वाकई 3-4 घंटे बचते भी हैं तो उस 3-4 घंटों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप जिस तरह शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में आपको एक बड़ा नुमाया फ़र्क ये नज़र आता है कि गांव में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा 24 घंटे बहुत बढ़ गए हैं, यानी दिन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वो एक वो कोई इस वजह से नहीं है कि गाँव में दिन बढ़ गया है, वो सिर्फ इस वजह से है कि शहर में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए आपको आधा पौना घंटा या 1.5 घंटा लगता है, फिर वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। तो ये 1.5 से 2 घंटे बहुत बहुत मानी रखते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में 1.5 से 2 घंटे ये निकलते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटे की उस ट्रैवलिंग की फिर थकावट भी है। सो उस तमाम चीज़ों को किया जाए तो बेसिकली आपके 4-5 घंटे जो है शहर के अंदर वो 24 घंटों में से वैसे ही निकल जाते हैं। तो फिर पीछे टाइम उस तरह बचता, 8 घंटे आपके सोने ही हो जाएगा, फिर तो टाइम बचता नहीं है। तो शहर के अंदर जिस तरह आपका सवाल है कि 3-4 घंटे उसके पास होंगे, वो 3-4 घंटे में क्या करेगा? वो घर उसने वापस भी जाना है, आना भी है, थकावट भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसी की वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से साइकोलॉजी की जो फाइंडिंग्स हैं, जिस तरह आपने अभी ये बात की थी कि 4 घंटे जो है वो बहुत बेस्ट है कि उसमें आप मैक्सिमम बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं ना, हम अपने आप को मिसाल के तौर पे लेते हैं, हम एक सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ, पूरी इत्तेकाज़ के साथ कितनी देर तक काम कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं होता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो रोबोट की हद तक या इस तरह का काम आप उससे करवा रहे हैं। अदरवाइज ये ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आपको क्रिएटिव होने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा बीच में वक्फा चाहिए होता है। और इन तमाम चीज़ों को, साइकोलॉजी की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, उनका अगर आप एहतराम करेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये सिर्फ वो, हम ये नहीं कह रहे कि एम्प्लॉइज़ का या उन लोगों का जो कि वर्किंग फोर्स है उसका फ़ायदा है, बल्कि उसका भी बहुत फ़ायदा है, बल्कि दुगना चौगुना फ़ायदा है जो कि एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपका हो सकता है ज़िंदगी का पैशन भी हो, आप कोई प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर ये कहकर भी मैनिपुलेट करे कि आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी मेहनत और उतनी ही आपकी स्किल जो है वो नज़र आएगी। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल भी अवेयर होना है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मेरी एक सर्विस, मेरी एक स्किल है और मेरी एक हद कैपेसिटी है और मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो प्लीज़ नेगोशिएट करना सीखें, प्लीज़ उनको बताना सीखें, बात करना सीखें, डिस्कस करना सीखें। आई डू अंडरस्टैंड कि शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज के ऊपर शायद आपके पास वो अथॉरिटी ना हो, बट एज सून एज यू थिंक दैट आपके पास वो स्किल है जो कि बेची जा सकती है, आप अपनी स्किल को, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो प्लीज़ लर्न टू नेगोशिएट और किसी को भी अपने आप को या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करने की इजाज़त ना दें। For today, thank you very much. We'll be back with another very interesting topic. वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और फरियाल सुबह सुबह आई हैं। फरियाल कोई शूट था आज? नहीं, शूट तो नहीं था, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताने आई हूँ कि देसी फूड का जो सेगमेंट है वो हम नए अंदाज से पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज है उनसे बात तो होगी, लेकिन उसके साथ खाएंगे हम मजेदार से खाने। वैसे तो आप बड़े मजेदार खाने खिलाती हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बालों का बताएं। बड़े प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है बड़ी मेहनत की है पूरे मेकअप डिपार्टमेंट की टीम ने आपके बालों पे। मुझे मेकअप करने का ज़्यादा शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा सैलून ना घर पर है। सैलून घर पे, वो कैसे? क्योंकि मेरे शैम्पू में है आर्गन ऑयल और कैरेटीन, जो देते हैं फ्रीज फ्री सैलून स्मूथ हेयर, वो भी 3 दिनों के लिए। 3 दिनों में? दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फरियाल फॉर योर टिप। फरियाल ने अपने शैम्पू के हवाले से हमें बता दिया कि जी फ्रिज फ्री हेयर आपको सैलून जैसे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इनके शैम्पू में आर्गन ऑयल है और इसके साथ साथ ये बड़े अच्छे फ्रिज फ्री बाल आपको देते हैं। सो फरियाल ने तो आपको टिप दे दी, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा जो सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान, जिसमें फैरा फैज आज हमें सैर करवा रही हैं कदीम सकाफत का जो मरकज है दिल्ली गेट, उसमें वाकया क्राफ्ट घर की। इस घर में क्या है, देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। क्राफ्ट घर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो 300 साल पुरानी है। ये हैं पपेट्स जो पाकिस्तान में अब नहीं बनते। तो मैं और एक कप चाय। अगर आपको लगेगा कि इसमें से पान निकलेगा तो ऐसा नहीं है। इट्स अ प्लेट एंड देयर बॉक्सेस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ हमारे पास है। क्या चीज़ है? कैमल स्किन लैम्प्स। ये जो झुग्गियों में औरतें रहती हैं उनके पास ये आर्ट बाय बर्थ होता है। ये गुग्गू घोड़े हैं। गुग्गू घोड़े? यस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर को उसकी सकाफत और तारीखी मकामात की वजह से जाना जाता है। आज मैं आपको लाहौर की कदीम और खूबसूरत सकाफत दिखाने के लिए दिल्ली गेट लेकर आई हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान का पहला क्राफ्ट घर बना दिया गया है। इस क्राफ्ट घर में मौजूद फनपारे पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं और देखते हैं लाहौर के रंग क्राफ्ट घर के संग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप मैं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकैया मकसूद, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं क्राफ्ट घर की। तो अभी अंदर चलते हैं और इनसे लेते हैं क्राफ्ट घर का टूर। वेलकम टू क्राफ्ट घर। थैंक यू। रुकैया, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्राफ्ट घर में किस किस तरह के फनपारे मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वॉल सिटी ऑफ लाहौर का एक रैक है, जैसे पॉली एंड अदर स्टोरीज है, गुलहान है, रुदाद है, एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिटेबल। इस वक्त मेरे पीछे वॉल सिटी ऑफ लाहौर का रैक है। रुकैया, मुझे ये बताएं कि इस रैक के बारे में बताएं और इनके जो आर्टिस्ट है वो कौन है? ये मैम आयशा हैं हमारी आर्टिस्ट। अच्छा, उन्होंने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली निकाशी का वर्क है। ये देख लें आप, दिल्ली गेट का मोन्यूमेंट है। ये हम लोगों ने ये यूज़ किया है। बहुत क्यूट बॉटल है, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे ये कोतवाल है। यहाँ पे जो कोतवाल है ना, सुबह के टाइम अनाउंसमेंट्स करते हैं, ड्रम बजाते हैं और उसको इन्होंने एज अ सीनियर यूज़ किया है। एक वास पड़ा हुआ है, इसके बारे में बताएं। इसका आर्टिस्ट कौन है? ये एक फीमेल आर्टिस्ट है, अंदरून की। अंदरून शेर। यस। तो क्या रैक्स के चार्जेस हैं? यस, ये नेक्स्ट रैक में हमारे पास हैं फीमेल आर्टिस्ट। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो 2 रैक्स हैं, मेरे एक बैक पे और ये मेरे लेफ्ट साइड पे, ये फीमेल आर्टिसंस के रैक हैं। और जो क्राफ्ट घर बनाने का मकसद था, जैसे रुकैया ने बताया, वो ये था कि जो फीमेल आर्टिस्ट हैं अंदरून लाहौर की, वो क्योंकि घर बैठती हैं और उनके पास कोई ख़ास काम करने का नहीं होता, लेकिन उनके हाथों में हुनर है, तो उस हुनर को वो यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारा काम आप जो देख रहे हैं, जैसे ये वो कढ़ाई का वर्क की हो गया, जितनी भी खवातीन हैं उनका है। और जैसे ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पर कढ़ाई हुई है, ये हाथ की कढ़ाई है, ये शीशा भी हाथ का लगा हुआ है सारा। ज़बरदस्त जी, ये बड़े खूबसूरत हैं। और अब हम चलते हैं आगे। इस रैक के बारे में मुझे बताइए। ये पॉली एंड अदर स्टोरीज है। ये बेसिकली मुल्तान की प्रोडक्ट्स हैं। ये भी ब्लू पोट्री आर्ट जो कि बहुत मशहूर है मुल्तान का। हाँ। इनकी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे इनके हमारे पास हैंड बैग हैं, ये कॉपर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कोस्टर्स हैं सरमिक के।
एंड देन मिरर कोस्टर्स हैं हमारे पास। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कि इस क्राफ्ट घर में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो 300 साल पुरानी है और पाकिस्तान में अब वो नहीं बनती, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये एक खूबसूरत सा रैक है जिसमें चूड़ियाँ भी हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं पेंसिल है और ये हैंडमेड है। इस पेंसिल की कीमत नहीं है। इस ये जो गुड़िया ऊपर बनाई गई है ना हाथ से, जैसे झुग्गियों वाले लोग हो गए, आर्टिस्ट होते हैं, ये उन्होंने बनाए हुए हैं। ये धागे का आर्ट है। मुझे ये बताएं रुकैया, ये जो क्राफ्ट घर है ये बना कब था और इसको बनाने का क्या मकसद था? बेसिकली ये लास्ट ईयर अक्टूबर में बना था। अच्छा। इसको बनाने का मकसद था कि सारे कल्चर को, पूरे पाकिस्तान से कल्चर को एक जगह पे इकट्ठा है, क्योंकि अंदरून में ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे सारे कल्चर एक साथ पड़े हों। ऐसी सुवीनियर शॉप कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, ये लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है मुझे जी, लगता है, बिल्कुल। क्योंकि इसके आसपास सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरह के विजिटर्स आते हैं? बेसिकली यहाँ पे लोकल पीपल भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। इस शॉप को बनाने का मकसद यही था कि लोकल कम्युनिटी भी इससे फ़ायदा उठा सके। और आगे चलते हैं और ये बड़ी ही कलरफुल सा एक रैक है और ये रैक है जी गुल खान का। मुझे इसके बारे में बताएं, इनका आर्टिस्ट कौन है और ये आपके पास ये एक फीमेल आर्टिस्ट है। ये ट्रक आर्ट है। और कराची का पाकिस्तान का ट्रक आर्ट जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ये बहुत पसंद किया जाता है। बेसिकली फॉरेनर्स हमसे मांगते हैं, इसकी डिमांड बहुत है। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है, अक्सर आप जब चाय के ढाबों पे जाते हैं तो Yes. इस तरह की केटल्स में वो चाय सर्व करते हैं। Yes. लेकिन आप ये चेक करें इसको कितनी खूबसूरती से पेंट किया गया है। तो मैं और एक कप चाय, क्या बात है जी। ये सेंटेड कैंडल्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट कोटेशंस लिखी हुई हैं। इनको बहुत लाइक किया जाता है। रखने में भोली, चलने में गोली। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं स्मेल के। वाओ, ये है जी वनीला फ्लेवर की कैंडल है। नेक्स्ट क्या बताने वाले? यहाँ पे हमारे पास है ठेला ट्रे। ठेला ये जैसे हम लोग कहते हैं ना वो रेडी वाला आ गया है, ये ठेला ट्रे है। इसके ये अंदर जो हम अक्सर गलियों में टेबल पे आते हैं decorate- सब्जी लेके, फ्रूट लेके, तो ये वो वाली ट्रे है। हाँ, अच्छा, ये मुझे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये पानदान है। ओह, पानदान, जो हमारी दादियाँ परदादियाँ पान खाती होती थी। कराची में ये बहुत फेमस होते हैं। अगर आपको लगेगा कि इसमें से पान निकलेगा तो ऐसा नहीं है। इट्स अ प्लेट एंड देयर बॉक्सेस। वी कैन यूज इट एज अ ज्वेलरी बॉक्स आल्सो। इसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ हमारे वो पास है। क्या चीज़ है? वो ये है हमारे पास कैमल स्किन लैम्प्स। कैमल स्किन? या ड्राई कैमल स्किन होती है ना, उसके लैम्प बनाए जाते हैं और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। बड़ा ही आर्ट वर्क है ये भी जबरदस्त। मुल्तान का और चोलिस्तान का है। नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में चीज़ है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मैं आपको बताऊं इसका काम क्या होता है। जब लाइट चली जाती है तो आप इसे हवा ले सकते हैं, इस तरह जैसे मैं ले रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए रुकैया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है चमकपति फैन। चमकपति फैन। या इसको ये क्यों कहा जाता है? इसकी जो चमक है ना, इसकी वजह से इसका नाम ही रखा गया। ओह, ये आप इसकी चमक देख इसको सकते हैं। डेकोरेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं वॉल पे। तो वो क्या चीज़ है रुकैया जिसका आपने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है? ये है पपेट्स। ये बेसिकली वुडन पपेट्स हैं जो पाकिस्तान में अब नहीं बनते। ये जो आर्ट है ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ये बेसिकली राजस्थान, इंडिया में बनते हैं हम अब। तो पाकिस्तान में जिन्होंने आपको दिए वो कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान में जो पपेट शो करते हैं फूड स्ट्रीट में, उनके ये पपेट्स हैं। वो कहते हैं ये हमारे आबा अजदाद के हैं, 300 साल पुराने हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम एक न्यू रैक के साथ मौजूद हैं। मुझे इसके बारे में बताएं। बेसिकली एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तारे ज़मीन पर। ओह, और इसके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है रुदाद। रुदाद में क्या होता है? ये जो झुग्गियों में औरतें रहती हैं उनके पास ये आर्ट बाय बर्थ होता है। ये उनको मोटिवेट करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में बुलाते हैं और ये काम उनसे बनवाते हैं और उनको प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि कुछ जो फैमिलीज थी, 26 टोटल फैमिलीज हैं, अपने घर बनाने के काबिल हो गए और आज वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त जी। अच्छा रुकैया, ये जो आर्ट पीसेस यहाँ पर रखे गए हैं ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखें, जैसे कि ये रली डिज़ाइन है। ये बेसिकली सिंध का होता है। ये गुग्गू घोड़े हैं। गुग्गू घोड़े? यस। ये हम जब बचपन में छोटे होते थे ना, औरतें आती थी छाबों में लेके, सर के ऊपर रख के, झुग्गियों वाली, तो ये बेचती होती थी। देखें नाज़रीन, ये कितना खूबसूरत है और इसका नाम है गुग्गू घोड़ा। नाज़रीन, ख़वातीन को सजना संवरना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर वो एक खूबसूरत और सजे हुए मिरर के अंदर अपने आप को सजाएंगी तो क्या ही बात होगी।
तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मिरर्स जिनके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत और बारीकी से काम किया गया है। इनके बारे में मुझे ये बताएं। ये बेसिकली वुडन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसमें ही कपड़े को जोड़ के रिसाइकल चीज़ों को यूज़ करके उसका वर्क किया गया होगा। ये अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से कोई फीमेल है या कोई मेल आर्टिस्ट है, वो अपनी चीज़ें यहाँ पे रखवाना चाहता है, तो क्या वो रखवा सकता है? जी बिल्कुल। और उसका क्या तरीका कार होगा? उसके लिए आपको हमारी एक मैम है, मैम आयशा, उनको अपनी प्रोडक्ट्स दिखानी पड़ेंगी कि वो कल्चर से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो कल्चर से रिलेटेड होंगी तो वो आपको यहाँ रखने की इजाज़त मिल जाएगी। थैंक यू सो मच रुकैया फॉर योर टाइम। आपके इस रंगीन से खूबसूरत क्राफ्ट घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, क्राफ्ट घर पे मौजूद ये फनपारे लाहौर की कदीम सकाफत का पता देते हैं। क्राफ्ट घर ना सिर्फ लाहौर की सकाफत को उजागर करने में कोशा हैं, बल्कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अक्टूबर का महीना आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से होता है और इस महीने का चूंकि अख्ताम हो रहा था, हमने सोचा है कि जाते जाते ज़रूर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दोबारा बात करें। ऑन एंड ऑफ हमने कोशिश की है कि एक्सप्रेसो के अंदर जितने मुमकिन हो सके हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है यानी छाती का कैंसर, इसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में पूरा महीना बात होती है, जबकि एशियाई ममालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके वाक़यात की शरह सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होने का ज़िंदगी भर ख़तरा लाहक रहता है, मगर अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो जो मुतासरा मरीज़ है उसको ज़्यादा देर तक जिसका लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है। जिसमें ख़वातीन में अगर मैं बात करूँ तो कैंसर की जो इब्तदाई मरहले में अगर तशखीस हो जाती है तो उसमें पहले 5 सालों में ज़िंदा रहने की शरह 93% से ज़्यादा होती है। और इस हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। और चूँकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के हवाले से बताएं तो इसका जो मेडिकल सेंटर है इसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है और इस पे मुख्तलिफ तरह का काम भी हो रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर कौसर बानो मौजूद हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से है हमारे साथ। ब्रेस्ट कैंसर पे हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे अवेयरनेस की जितनी ज़्यादा हो सके बात की जाए। हम ब्रेस्ट कैंसर को अगर डिस्कस करें तो अब तक ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है और जो उसकी शरह है, क्या आपने इम्प्रूवमेंट देखी है? सबसे पहले तो मिला मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन अक्टूबर, जब भी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं या दूसरे तरीक़ों से डिजिटल मीडिया पे आप लोग आवाम में बहुत अवेयरनेस, आप लोग बड़ी रीज़न है कि अवेयरनेस लोगों में आ रही है। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की, तो ओवर द ईयर हमने ये ट्रेंड देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह में इजाफा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पहले चूँकि ये समझा जाता था कि ये एक मतलब ज़्यादा एजड ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब हमारे पास ज़्यादातर जो ख़वातीन आ रही हैं वो दे आर अराउंड 40। उनके बच्चे छोटे हैं, ठीक, और बच्चे छोटे हैं, उन्होंने पूरा घर को देखना है। एज भी कम हो रही है, एज यंगर एज में अब हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक जो है डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? यंगर एज में क्यों ज़्यादा केसेस रिपोर्ट? देखिए, अब जो है ना, इसकी वजह तो बेशुमार वजह जो है वो एट्रीब्यूट की जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, जिनमें से चंद एक तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसको उस खातून को जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 20% से ज़्यादा हैं ओवर हर लाइफ। लेकिन एक एवरेज खातून जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसमें भी ओवर ईयर्स तकरीबन 12% चांसेस हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर उसकी लाइफ में हो। ठीक है। अच्छा, अब जो मतलब जो जेनेटिक्स के अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरे फैक्टर्स एट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें सर्टन के हमारे यहाँ जो ज़्यादा कॉमनली देखा गया वो है कि वेट गेन, और ये भी मोस्टली जो हम मीनोपॉज की तरफ जो खातून जा रही है उसमें वेट गेन जो है ख़तरनाक इलामत है कि वो पेशेंट हाई रिस्क हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसी तरह से डाइटरी फैक्टर्स, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फास्ट फूड, हाई फैट डाइट्स, इनका रुझान ज़्यादा है, ठीक, जबकि ये रिसर्च्ड चीज़ें हैं कि अगर जो ख़वातीन ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा लेती हैं एंड दे हैव लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट,
उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम है। और ठीक इसके है। अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल, लाइक अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो उसमें भी चांसेस कम है। यानी वो लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर से जेनेटिक्स के अलावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल Important है। role। अब अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम बार बार सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जो हमें लगता है कि बार बार रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं एंड देन हम इसकी प्रिवेंशन पे, तो आपने कहा कि बेहतर हो सकता है, ट्रीटमेंट की जाने भी आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए सिम्टम जो एक हर जगह पे बताया जाता है, सबसे कॉमन सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का वो है छाती में कोई भी गिल्टी होना। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है आवाम को कि हर गिल्टी छाती की कैंसर नहीं होती, क्योंकि कई खवातीन आती हैं वो छाती की गिल्टी के डॉक्टर साथ। साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा, एक लाइव जानिब जाना है। नेशनल पुलिस एकेडमी में प्राइम मिनिस्टर